हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज की इस क्लास में डिस्कस करूंगा कुछ जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें यह ओवरऑल पार्ट नंबर 50 रहेगा। पेपर 3 जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम में 20 क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। आज के क्लास का क्वेश्चन रहेगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसके ज्योति दक्षता यानी कि लुमिनियस इफिशियंसी का यूनिट क्या होगा, वाट, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर वाट या फिर लक्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और सारे पार्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आने वाला है, उसमें काफी हेल्प हो जाएगा। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है मिट्टी का घड़ा, जिसको आप लोग पिक्चर बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो घड़ा इस तरह का होता है उसका स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिएगा तो स्मॉल स्मॉल पोर्स होता है, जिससे होकर वाटर जो है आउटर सरफेस पे आता है। तो आउटर सरफेस जैसे ही वाटर आता है बाहर में, तो हीट है और हीट इस वाटर को मिलता है, यहाँ से मिलता है अगर टेम्परेचर, तो ये जो वाटर है वो वेपराइज हो जाता है। क्लियर है? और यहाँ से जब वाटर वेपराइज हो जाता है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है यूज हो जाता है। जो सरफेस का टेम्परेचर है इधर बाहर सरफेस का, वह यूज हो जाता है। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वह ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। और इसी क्रिया के चलते ये ठंडक जो है अंदर चला जाता है और धीरे धीरे इसी क्रिया के चलते देखिएगा तो पूरे घड़ा का पानी ठंडा हो जाता है। तो ये होता है वाष्पीकरण, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में इवेपोरेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन एक इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, जिसमें देखिएगा तो कोई सॉलिड है से डायरेक्ट जो है गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। अंग्रेजी में इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। कुछ सबलाइम सब्सटेंस के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि नौसादरा का नाम सुने होंगे, NH4Cl है, कैम्फर है, नैप्थलीन है, एक ड्राई आइस जिसको आप लोग सॉलिड CO2 के नाम से जानते हैं। ये सब कुछ पदार्थ है जो कि सीधे जो है से सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आंसर इसका वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है, इवेपोरेशन इसको बोला जाता है। और पॉइंट ये याद रखिएगा कि कोई अगर लिक्विड जो है से गैस में कन्वर्ट होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तब उसको वाष्पीकरण बोला जाता है। अगर बॉयल कर दीजिएगा तब जो है मतलब जैसे वाटर का एग्जांपल लीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उससे कम टेम्परेचर पर अगर लिक्विड में जो है गैस में कन्वर्ट हो रहा है तब उसको इवेपोरेशन बोला जाता है, ठीक है। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार। एजिप्टियाई मादा मच्छर के काटने से होता है। इस बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें ना ब्लड जो प्लेटलेट्स है उसकी कमी हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्लेटलेट्स गिरने लगता है, आपको पता होगा जब डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की संख्या गिरने लगती है। ये ध्यान रखिएगा, ये मच्छर है एडिस इजिप्टियाई, इसी के काटने के चलते होता है। आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है? तो आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में कि सोडियम जो है बहुत ही मुलायम धातु होता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इन लोग रिएक्टिव मेटल है, सोडियम और पोटेशियम। ग्रुप ए का है, इन लोग को अल्कली मेटल या अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उसको अल्कली मेटल कहा जाता है और जो ग्रुप 2 का है उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है। सोडियम और हो जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है। सोडियम Na होता है, नेट्रियम होता है इसका लैटिनियम और यह कैलियम होता है। दोनों ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। और सोडियम को देखिएगा तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे आग पकड़ लेगा, वाटर में भी आग पकड़ लेता है, बहुत ही ज़्यादा जो है रिएक्टिव होता है, तो इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए बताया था कि आयरन के साथ क्रोमियम के साथ निकेल होता है, ठीक है। तो क्रोमियम और निकेल आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। मिश्र धातु से भी क्वेश्चन आता है। इसको जो बना उसको एलवाई कहा जाता है। एलवाई जो होता है इसे होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। टू और मोर मेटल्स का, या फिर मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा मेटल है, अब यहाँ पे सिर्फ सारा मेटल है, लेकिन एक मेटल प्लस ये है Fe+C, तो ये सिर्फ स्टील बनता है। तो ऐसे भी होते हैं। अमलगम में Hg के साथ कोई मेटल मिलाया जाता है ना, ध्यान रखिएगा, अमलगम। आंसर इसका डी है। कोविड-19 जिसको कोरोना बोलते हैं, घातक बीमारी है जो डैश के कारण होता है, कवक, कृमि, जिसको और बोलते हैं विषाणु, वायरस या फिर जीवाणु, बैक्टीरिया। आंसर इसका सही है। बच्चों के मुंह पर आता है कोरोना वायरस, तो ये वायरस से होने वाला डिजीज है, ध्यान रखिएगा। इसका जो वायरस का नाम है, ये तो हो गया वायरस के चलते होता है। वायरस का नाम है SARS-CoV-2। ऐसा नाम क्यों है? तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो होता है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। और ये दोबारा आया है, जिसे इसको कोव 2 बोला जाता है ना। तो वायरस का नाम इसका याद रखिएगा। ये इसका एक्चुअली में वायरस है, बीमारी तो है कोविड-19 बोलते हैं। बाकी इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, अगर कोविड-19 का पता लगाना उसके लिए टेस्ट कराया जाता है, उसको RT-PCR टेस्ट बोला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। D2O होता है जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोला जाता है।
जैसे हाइड्रोजन का देखिएगा तो बहुत सारा जो है अपरूप होता है ना, तो जिसमें आप लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम बोलते हैं। हाइड्रोजन होता है 1 1, प्रोटियम ड्यूटेरियम होता है हाइड्रोजन 1 2, और ये होता है हाइड्रोजन 1 3। ठीक है, ये होता है इसका समस्थानिक, मतलब एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग, उसको समस्थानिक बोला जाता है। तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये ड्यू हो गया, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ड्यू2 बनता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक कार्बोनिक एसिड है, वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसका pH मान 7 होता है। ठीक है, अभी एसिड है जो कि आपको पता होगा, एसिड रैन के साथ भी ये बनता है ना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। N2O ये होता है लाफिंग गैस का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपसे रहेगा, टीयर गैस का फॉर्मूला आप लोग लिखिए। मस्टर्ड गैस का भी लिखिए, इसका भी प्रयोग किया गया था एक लड़ाई में। ठीक है, आंसर इसका सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। किस गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उष्मायन के लिए उत्तरदायी है? इसको आप लोग ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, एक्चुअली हानिकारक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग जो है से छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। प्लांट दोनों लेता है, ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है। तो जब उसको सांस लेना होता है, ठीक है, सांस लेना होता है ब्रीदिंग के लिए, तो ऑक्सीजन लेता है, और जब उसको फोटोसिंथेसिस करना होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हानिकारक नहीं है। ये करता क्या है कि ये जो हीट जो होता है ना, उसको ट्रैप कर लेता है। जिस तरह से क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सनलाइट को ट्रैप करता है। और सनलाइट यानी कि हीट, तो हीट को अगर ट्रैप कर लिया तो वह जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। मीथेन भी हाल में काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा था। लगभग बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से यह 25 गुना ज़्यादा वार्मर है। ठीक है, यानी कि गर्मी अगर 1 डिग्री सेल्सियस होगा कार्बन डाइऑक्साइड चलते हैं, तो मीथेन अगर होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर इसका ये कार्बन डाइऑक्साइड है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसका मेन कंपोनेंट मीथेन होगा, CH4 ना, ध्यान रखिएगा। CNG पूछेगा, बायोगैस पूछेगा, नेचुरल गैस, सबका मेन कंपोनेंट हो जाएगा CH4। एक स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह किस तरह कार्य करता है? तो इस तरह का होता है ना, स्टील इस तरह का भी होता है, इसका अंदर का सरफेस और बाहर का सरफेस इस तरह से होता है। तो इसको देखिएगा तो आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे, तो जो अंदर के साइड में होता है, धंसा हुआ जिसका पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको अवतल बोला जाता है। ठीक है, तो अवतल हो जाएगा। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में होगा उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल। ठीक है, दर्पण में जाएगा, लेंस में नहीं, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी वालों आप लोग पढ़े होंगे बल्जेज आउटवर्ड्स और बल्जेज इनवर्ड्स, तो इनवर्ड्स वाला हो जाएगा अवतल और आउटवर्ड्स हो जाएगा ए वाला और उत्तल। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स होता है क्रमशः। निम्नलिखित में से कौन सा, और हाँ, अवतल दर्पण जो है हेडलाइट में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज हो सकता है। इसको हम लोग सोलर जो फर्नेसेस होता है, सौर भट्टी, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। उत्तल लेंस का भी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट है साइड मिरर में। ठीक है ना, जिसको पथ दृश्य दर्पण बोलते हैं, प्लस में इसको सिक्योरिटी मिरर में भी यूज किया जाता है। निम्नलिखित से कौन सा एक यौगिक बेकिंग सोडा विलयन के साथ अभिक्रिया करता है? इथाइन, एथिल अल्कोहल, एथेन या फिर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है से कर सकता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है ना, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है, तो बेसिक और बेस और एसिड जो है से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और बेकिंग सोडा से जब एसिटिक एसिड वगैरह जो अम्ल होता है वह रिएक्ट करता है तो कुछ बेकिंग पाउडर जैसा चीज़ बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है एसिटिक अम्ल जो है हम लोग यूज नहीं करते हैं। करने के लिए थोड़ा सा माइल्ड हम लोग एसिड यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, लेकिन ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, H+ कोई टार्टरिक एसिड जैसा चीज़ लिया जाता है बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। अगर देखिएगा एज पर द NCERT टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कोई माइल्ड जो है हम लोग एसिड लेते हैं, तो ये एसिटिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन हो सकता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी देख लीजिए। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। एसिटिक अम्ल हो गया, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH। ठीक है, इसमें COOH जो है फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल हो जाएगा CH3CH2OH। मीथेन, इथेन, ठीक है, C2H6। और इथाइन है, ठीक है, इथाइन, तो हो जाएगा C2H2। एक स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो स्कैनर जो है चित्र, टेस्ट जो है दोनों स्कैन कर सकता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है। तो ठीक है, जनरल साइंस में भी क्वेश्चन ऐसे डाला जा सकता है।
पाचन नली, जिसको एलिमेंट्री कैनल के नाम से जानते हैं, कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो यह ग्रास नली में नहीं होता है। जो एलिमेंट्री कैनल होता है कहाँ शुरू होता है? तो माउथ से शुरू होता है। उसके बाद आप लोग देखे होंगे ओइसिफोगस ओइसिफोगस तो देखे नहीं होंगे, सॉरी फॉर दैट, मतलब जानते होंगे कि ओइसिफोगस होता है। उसके बाद खाना जो है से स्टोमक में जाता है, इसको फूड पाइप के नाम से भी आप लोग जानते हैं ना, फूड पाइप, ओके। उसका स्टोमक में जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद जो है से यहाँ पे एनस के साथ इसके बाद निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है पूरा एलिमेंट्री कैनल। तो जो ग्रास नली होता है, ग्रास नली किसको बोलते हैं? तो ओइसोफोगस को ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है, फूड पाइप को। तो वहाँ पे पाचन नहीं होता है। मेन इसका काम क्या होता है कि मुंह से खाना जो है से स्टोमक तक पहुँचाना है, मेन काम इसका यही होता है ओइसोफोगस का, ठीक है। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ लार्ज जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ पे वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। और मुंह से शुरू होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेरीकल्चर इसको कहा जाता है। सिल्वीकल्चर होता है कि जो आप लोग जंगल लगाने का जो विज्ञान होता है, इसको जंगल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। एग्रीकल्चर तो नॉर्मली खेती होता है। और एपीकल्चर में क्या होता है? तो ये मधुमक्खी पालन होता है, एपीकल्चर, यानी कि द रियरिंग ऑफ बीज। दर्शाए गए परिपथ में एक्स और वाई के बीच और पूरे 40 ओम में विभांतर कितना होगा? तो एक्स और वाई के बीच देख लीजिएगा, तो एक तो इधर से गया है ऐसे, वाई इधर से और एक्स इधर से, और सर्किट यहाँ पे ओपन है। तो सर्किट कभी भी ओपन रहता है तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वही जो है पूरा जो है विभवांतर हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो 120 वोल्ट है तो 120 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 0 वोल्ट होगा, इंडिविजुअल काउंट कीजिएगा इस तरह का ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट में 0 वोल्ट जैसे विभवांतर आएगा, लेकिन ईएमएफ जो होगा पूरे सर्किट में जो दिख रहा होगा वही होगा, ठीक है। ईएमएफ ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। क्लियर है ना? एक्स और वाई जो है क्या है, एक्स और वाई के बीच में देखिएगा तो ये जो सर्किट एक्चुअली में है ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वह ईएमएफ के बराबर आएगा, और ईएमएफ जो होता है 120 वोल्ट होगा। और अलग अलग इंडिविजुअल देखिएगा तो यहाँ पे 0 होगा। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है? इसको लुमिनस इफिशियंसी बोलते हैं। तो इसका ना ल्यूमेन पर वाट हो जाएगा ना, इस चीज ध्यान रखिएगा। वाट तो पावर का यूनिट होता है, और ये जो होता है ल्यूमेन लुमिनस फ्लक्स का होता है, और जो लक्स यूनिट होता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो यूनिट होता है वह लुमिनेंस का होता है या फिर लुमिनस इमिशन का। इसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स पर यूनिट एरिया ना। लुमिनस जो फ्लक्स है पर यूनिट एरिया, इसको लक्स बोला जाता है। लुमिनेंस इसका ऐसा यूनिट होता है लक्स का। लुमेन पर वाट ध्यान रखिएगा। और लुमिनस फ्लक्स का आंसर है ना, ध्यान रखिएगा। लुमिनस फ्लक्स का होता है ल्यूमेन, और लुमेन पर यूनिट एरिया हो जाएगा आपका लक्स। दो एक जैसी तरंगी जो किसी माध्यम में विपरीत दिशाओं में गमन करती है, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम आप लोग बनता है, देखे होंगे। तो अगर बनते हैं तो उसको ना हम लोग अप्रगामी तरंग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तरंगदैर्घ्य लिखा हुआ है यहाँ पे लैम्डा की अप्रगामी तरंग में, यहाँ पे कुछ दो यहाँ पे है ना, दो निकटवर्ती गर्तों या श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इस तरह से वेव ट्रेवल करता है, आपको पता होगा इस तरह का, ठीक है। तो आइदर टू ट्रॉफ और क्रेस्ट बोला जाता है। यहाँ पे आगे जाके ऐसे होगा, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है उसको जो है से वेवलेंथ बोला जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आइदर टू ट्रॉफ और क्रेस्ट, ठीक है, इसको श्रृंग बोला जाता है, इसको गर्त बोला जाता है। उसके बीच का डिस्टेंस को बोला जाता है लैम्डा, ठीक है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। सिंबल इसका लैम्डा है, ये साइन तो इसका मीटर ही होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो इस किया जाता है अवतल लेंस का, ठीक है। निकट के लिए अवतल होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जिसमें आप लोग देखते होंगे दोनों हो जाता है, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं बाइफोकल लेंस, जिसमें दोनों होता है बाइफोकल लेंस में। एंजाइम किस रूप में मानव शरीर में मौजूद होता है? तो यह प्रोटीन के रूप में मौजूद होता है। एंजाइम का यह देखिएगा, यह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैटालिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जो रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि उसका रेट को बढ़ा देता है। एज पर द 12th क्लास को देखिएगा तो लिखा हुआ है वहाँ पे कैटलिस्ट का डिफिनेशन। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ गोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। तो उसमें चेंज नहीं करता है, बस उसमें पार्टिसिपेट करता है, रेट को इंक्रीज करना इसका काम होता है। इसके जस्ट उल्टा मॉडरेटर है। यदि एक चुंबक को 4 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो कितने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि एक चुंबक ले लेते हैं,
चार अगर पार्ट करना है, अगर इसका मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो इसको आप लोग 4 कट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग एक टुकड़ा खींचेगा तो इधर तो नॉर्थ पोल होगा और दूसरा ये जो पार्ट होगा इधर अपने आप साउथ पोल के जैसा बिहेव करने लगता है ना, इधर साउथ पोल है तो यह नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करने लगेगा। ठीक है, फिर जो है इसको 2 पार्ट में खींचेगा तो इधर है फिर से वही कहानी हो जाएगा, इधर अगर नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। फिर इसको खींचेगा तो ये जो है नॉर्थ, इधर नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। तो अगर 4 पार्टों में बांट दीजिएगा तो 4 जो है उत्तर और 4 जो है दक्षिण ध्रुव मिलेगा। ठीक है, बिना ध्रुव के जो है चुंबक रह ही नहीं सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 4 उत्तर और 4 दक्षिण ध्रुव होगा। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और भी क्लासेस आपको आगे अब मिलेगा और क्लास लगभग आपको 8 बजे लाइव मिलेगा। मिलते हैं फिर